आईएससी क्लास 12 का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा नेशनल इनकम। एक मिनट बस। ठीक है, एक मिनट। आया क्यों नहीं? हाँ, आ गया। ठीक है, आईएससी क्लास 12 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा नेशनल इनकम। गॉट इट? जिसके पास भी फ्रैंक की ये बुक है, फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स की ये बुक है ना, उसमें आप लोग नेशनल इनकम पढ़ के कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा। मेरे पास ना एक बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत प्यारे, बहुत छोटे से नोट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए। इसमें मैं पूरा नेशनल इनकम भी आपको करा दूंगा, साथ साथ में मैं आपको इसकी थ्योरी भी, इसके 3 मेथड्स भी, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जिसमें हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड आएंगे, उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी करा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जस्ट आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है। एंड प्लीज़, अगर कोई बच्चा मुझे कमेंट कर रहा है या चैट में या कुछ भी, आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह हो जो चैट करनी है करते चलो, बिकॉज मैं इस समय सिर्फ और सिर्फ, देख लीजिए मेरे हाथ, मेरे पास एक पेन टैब है और मैं कुछ चैट पे नहीं आ रहा हूँ, मैं जस्ट पढ़ाए चल रहा हूँ। ठीक है, आराम से पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, मैं नेशनल इनकम कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, मैं ये चीज़ें कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ। फर्स्टली नेशनल इनकम का मीनिंग, ठीक है, देन उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमने 4 चीज़ें करनी है नेशनल इनकम में। पहले नेशनल इनकम का मीनिंग। आप कहोगे सर इसका तो प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल आएगा हमारा, नहीं, बीच में थ्योरी भी आ सकती है नेशनल इनकम वाली, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लीज़ नेशनल इनकम की ये 4 चीज़ें कर लो बच्चा। नेशनल इनकम का मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर उसके बाद नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा नेशनल इनकम वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ से अब मैंने सिर्फ और सिर्फ बोलते चलना है। आप लोगों ने ना मेरे साथ में 58 पेजेस हैं, ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा पेजेस नहीं है, 58 पेजेस बस, इसमें मैं पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ी थोड़ी देर की क्लास होगी हमारी। ठीक है, जैसे जैसे मैं फ्री होता हूँ आई टेक द लाइव क्लासेस अगेन एंड अगेन। आप लोग वो नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लो, वैसे सब कुछ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, national income is defined as the monetary value of all final goods and services produced by the normal residents of the country, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year. फिर से, national income is defined as the monetary value of all final goods and services produced by the normal residents of the country, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year. अब एक मिनट मुझे साथ में देखिएगा। नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारा NNPFC। फिर से, नेशनल इनकम होता है हमारा NNPFC, इसका कोड है NNPFC इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का कोड क्या है हमारा? NNPFC। ठीक है, डन। अब एक होता है हमारा GDPFC। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। GDPFC का मतलब डोमेस्टिक इनकम, और NNPFC का मतलब होता है नेशनल इनकम। ठीक है, GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं, रिमूव द लाइंस, ब्लैंक। ठीक है, GDPFC का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम और NNPFC का मतलब होता है नेशनल इनकम। ठीक है, जस्ट एक मिनट, मेरे को एक PDF मिल जाए। तो नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड इन अ ईयर। मॉनेटरी वैल्यू, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स अब हमने पढ़ने हैं प्लीज़। National income is always expressed in a monetary term. Since a variety of goods and services are produced in the country, we need a common denominator to add them up. This money is used as measuring rod to measure the value of all goods and services. Final goods and services.
टू मेजर नेशनल इनकम वी इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स हैं तो वो नेशनल इनकम में कभी नहीं आएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स हैं तो वो नेशनल इनकम में कभी नहीं आएंगे। एक बार मेरे साथ में यहाँ से यहाँ तक पढ़ना। National income is defined as the monetary value of all final goods and services produced by the normal resident of the country, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a year. Points which should be noted in the definition of national income are monetary value. National income is always expressed in monetary terms. Since a variety of goods and services are produced in the country, we need a common denominator to add them up. This money is used as a measuring rod to measure the value of goods and services. बस मेरी एक रेडी हो गई, डन। ओके, ओपन वाली डन। लीव, हाँ। अब यहाँ पे मैं आपको मतलब बता देता हूँ, 1 मिनट। ओके, देखिए ध्यान से। नेशनल इनकम का कोड है, नेशनल इनकम उसका कोड है हमारा NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम का कोड होता है हमारा GDPFC। ठीक है, मैं अब आपको एक ट्रिक सिखाऊं। अब आप 1 मिनट के लिए ना, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, ट्रिक सीखना बस मेरी। ठीक है, मान लो मैं खड़ा हूँ इस समय GDPFC पे। लेट अस अज्यूम मुझे GDPFC दिया हुआ है 500। ठीक है, और मुझे निकालना है NNPFC। मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे फाइंड करना है उसको लिखूँगा लेफ़्ट में और इसको लिखूँगा यहाँ पे राइट में। मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ GDPFC पे, उसको लिखूँगा राइट में, और जो मुझे निकालना है उसको लिखूँगा लेफ़्ट पे। अब मैं G पे खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है, N पे। देखना ध्यान से, मैं किस पे खड़ा हूँ, G पे। G स्टैंड फॉर ग्रॉस, और मुझे कहाँ जाना है, N पे। तो G पे खड़ा हूँ, N पे जाना है। सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ हो गया नेट नेशनल इनकम का NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। G पे खड़ा हूँ, मुझे नेट पे जाना है। तो मैं करूँगा सबसे पहले ग्रॉस में से, अगर आपको कभी भी नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ये इकॉनमी है, बहुत सिंपल है। G पे खड़ा हूँ, मुझे N पे जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। फिर मैं खड़ा हूँ D पे, D स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक पे खड़ा हूँ, मुझे नेशनल पे जाना है, NFIA को प्लस कर दो। अब अगर मैं यहाँ MP होता और मुझे MP से FC पे जाना होता, यानी मार्केट प्राइस से FC पे जाना है, मार्केट प्राइस से FC पे जाना होता, तो मैं NIT को माइनस करता। ये मैं सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं खड़ा हूँ G पे यानी ग्रॉस पे, तो मुझे जाना है नेट पे। तो मैं क्या करूँगा, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दूंगा। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं D पे खड़ा हूँ डोमेस्टिक पे, और मुझे जाना है N पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो मैं NFIA को प्लस कर दूंगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम? मुझे इसमें डिफरेंस बताओ। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? आप कहोगे सर दोनों सेम ही तो हैं। नहीं बच्चा लोग, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में एक फ़र्क है। ये इंडिया है, ये इंडिया है। इसमें हम कोई भी इनकम जो जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसमें जब हम NFIA को प्लस करते हैं, NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसे हमें अब्रॉड से आते हैं, अगर हम उसको भी प्लस कर दें तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब लगा लो, अगर मैंने इंडिया में मैंने 1000 रुपीज़ जनरेट किए, ठीक है, ये मेरी डोमेस्टिक इनकम होएगी। अगर इसमें मैं 100 और प्लस कर दूं जो मुझे अब्रॉड से आ रहे हैं, तो मेरी नेशनल इनकम हो गई 1100। इसको बोलेंगे नेशनल इनकम। क्लियर है? चलिए पहले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं, थ्योरी से समझ आता चलेगा। मेरे साथ साथ रीड करते चलो। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड इन अ ईयर। Points which should be noted in the definition of national income are monetary value. National income is always expressed in monetary terms. Since a variety of goods and services are produced in the country, we need a common denominator to add them up. This money is used as a measuring rod to measure the value of all goods and services. Final goods and services. To measure national income, we include value of final goods and services only, because value of intermediate goods and services. आप लोग अगर बच्चे लोग फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आप लोग कंफ्यूज्ड हो, मैं एक सिंपल एक चीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुनना। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का एक छोटा सा डिफरेंस। फाइनल गुड वो होता है जिसकी वैल्यू पूरी बढ़ चुकी होती है, जिसकी वैल्यू अब और ऐड नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं एक अपने घर पे शुगर लेके आया अपने रेगुलर कंज्यूम करने के लिए। इसका मतलब अब मैं दुकानदार से जो वो शुगर लेके आया उसने मुझे एकदम फाइनल प्राइस पे दिया, तो मेरे लिए वो फाइनल है।
पर वही शुगर वो दुकानदार ने खरीदी होगी। लेट अस अज्यूम शुगर दुकानदार ने खरीदी, शॉपकीपर ने खरीदी 60 रुपीज़ में। अब 60 रुपीज़ में उसके पास वही शुगर आ गई, अब उसने उसमें 20 रुपीज़ और जोड़ के मुझे दे दी, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड था, मेरे लिए अब फाइनल हो गया। अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू अब और अगर बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, तो वो इंटरमीडिएट है, अगर नहीं हो सकती तो इट इज़ फाइनल। बहुत छोटा सा डिफरेंस। Intermediate goods and services included in the value of final products. If we add value of intermediate goods in national income, it will double counting. इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं लेते, इंटरमीडिएट की वैल्यू नहीं लेते. National income follows a flow concept because it is measured over a period of a time. Thus, it is a flow of goods and services and not stock. एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट. स्टॉक कॉन्सेप्ट जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चलता जाता है. ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं. न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा, मैं सारा कुछ कराऊंगा आपको. आप लोग बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, बने रहो मेरे साथ. जब जब मुझे टाइम मिलता है, मैं ऐसा पर्सन हूँ, दिन में 10 बार टाइम मिलेगा ना मुझे, मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में लाइव क्लास आके लेता रहूँगा. तो आपको इकोनॉमिक्स के पेपर तक सब कुछ करा दूंगा मैं. 23 मार्च को आपका पेपर है, मैं आपको गारंटेड देता हूँ 22 मार्च रात तक कम से कम 2 बार आपकी रिवीजन हो चुकी होगी. National income includes the value of currently produced goods and services, pure exchange transactions such as sale and purchase of second hand goods. ये देखना, ये वाला देखना बच्चा, करंट आउटपुट, इसी को मैं अभी अपने उस पर भी डाल दूंगा नोट्स में. National income includes the value of currently produced goods and services, pure exchange transactions, sales and purchase of second hand goods, securities and transfer payment are not included in national income. ये देखो, not included in national income because they do not contribute anything to the current year production. Sale and purchase of second hand goods are not included in national income, but value of the services of commission agents involved in second hand sales and value of the services of brokerage is included in national income. Transfer payment is also not included in national income. They are unilateral payments for which no productive services are rendered in current year. ये देखो, ये वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ध्यान से पढ़ते हैं, ये प्लीज़ फिर से अच्छे से एक बार इसको पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. National income includes the value of currently produced goods and services, pure exchange transactions such as sale and purchase of second hand goods, सिक्योरिटीज़ एंड ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आएंगे, सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह, ट्रांसफर पेमेंट्स कौन से होते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, लाइक वो नहीं आएंगी. जैसे हम किसी को डोनेशन देते हैं, चैरिटी देते हैं, या कोई गिफ्ट्स वगैरह हो गए, वो नहीं आएंगी बिकॉज दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू द करंट ईयर प्रोडक्शन. सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, बट वैल्यू ऑफ द सर्विसेज ऑफ जो पैसे हम कमीशन एजेंट्स को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आ गया, हमने किसी ने ना सेकेंड हैंड गुड बेचा किसी को, ठीक है, बट वो तो नहीं आएगा, बट उसके लिए हमने किसी कमीशन एजेंट को कोई ब्रोकरेज पे की, बट वैल्यू ऑफ द सर्विस ऑफ द कमीशन एजेंट्स इन्वॉल्वड इन सेकंड हैंड वैल्यू ऑफ सेल्स एंड वैल्यू ऑफ द सर्विस ऑफ ब्रोकरेज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वो आएगी. Transfer payment is also not included in national income. They are unilateral payments for which no productive services are rendered in current year. Example, social security payments, donations, pensions, etc. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी को हम एक पेंशन दे रहे हैं, पेंशन ऑन ओल्ड एज पेंशन एक वर्ड होता है, तो ओल्ड एज पेंशन जो होता है वो कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता. ठीक है, बट जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट होता है वो हमेशा नेशनल इनकम में आता है, क्योंकि जो रिटायरमेंट हो गई, किसी की रिटायरमेंट हो गई, पर उसने कभी तो काम किया होगा ना, अभी नहीं कर रहा, कभी तो काम किया होगा, इसलिए वो नेशनल इनकम में आएगा. तो आपका ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम में नहीं आता, बट जो आपका रिटायरमेंट के टाइम का पेंशन होता है वो आता है. Next, national income is the value of the final goods and services produced by the normal residents of the country. Normal residents are those people who ordinarily reside in a country in which they live and whose economic interest lies in that country. They may or may not be the citizen of the country. It means normal resident includes nationals as well as foreign nationals. देखिए, आप लोग नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड में कंफ्यूज हो गए. सिंपल सी भाषा में ध्यान से सुनिए. नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ द फाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. नॉर्मली जो कंट्री के रेजिडेंट्स है, नॉर्मल रेजिडेंट्स आर दोज पीपल हु ऑर्डिनरली रिजाइड इन अ कंट्री इन विच दे लिव एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. मतलब अगर कोई जापान का बंदा है, यहाँ पे इंडिया में रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, उसका बिजनेस यहाँ चल रहा है, चाहे वो सिटीजन नहीं है, सिटीजन वो जापान का है, बट वो तब भी नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा. They may or may not be the citizen of the country. It means normal residents include national as well as foreign nationals. Domestic territory. It refers to the geographical or political boundary of the country, excluding foreign embassy. ये देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इट रेफर्स टू द जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, एक्सक्लूडिंग foreign embassy, international institutions like UN, WHO offices located within the geographical territory, including the embassy of this country located outside its geographical territory.
डोमेस्टिक टेरिटरी इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग फॉरेन एम्बेसी, ठीक है। हमारी बाउंड्री में अगर कोई फॉरेन एम्बेसी बाहर की है या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है लाइक यूएन डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एंड इंक्लूडिंग द एम्बेसी ऑफ दिस कंट्री लोकेटेड, मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, हमारा इंडिया है, इंडिया का कोई ऑफ इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी यानी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या मानी जाएगी, हमारे यहाँ कोई फॉरेन एम्बेसी है, यूएन का ऑफिस है, डब्ल्यूएचओ है या फॉरेन एम्बेसी है, वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। बट अब अगर हमारा कोई ऑफिस जापान में है, हमारी एम्बेसी जापान में, अमेरिका में, वो हमारा माना जाएगा, हमारी टेरिटरी में आएगा। विद इन दी अब देखो कितना ईजी बनाया हुआ है, इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग फॉरेन एम्बेसी हटा दो, and international institutions like UN, WHO offices located within the geographical territory and including the embassy of this country located outside this geographical territory। मतलब अगर कोई बाहर का ऑफिस वगैरह हमारे यहाँ पे, वो हमारी टेरिटरी में नहीं आता, पर अगर कोई बाहर का हमारा बाहर में जाता है तो हमारी टेरिटरी में आएगा। क्लियर? चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगा। नेशनल इनकम का पूरा मीनिंग आ गया, मॉनेटरी वैल्यू आ गई, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ गई, नेशनल इनकम एक फ्लो आ गया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इज नेशनल इनकम अ फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट फॉलोज नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट फॉलोज बिकॉज इट मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, thus इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट स्टॉक। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद हमारा आएगा सेकंड, इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये चीज़ हमने करनी है, दिस टॉपिक। परफेक्ट। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या? घूमते रहना, वी आर इन अ सर्कल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स वी आर इन अ सर्कल, ऐसे घूमेगा पैसा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं प्लीज़, इसको ना बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है, इसका मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, circular flow of income is defined as the flow of payment and receipt of goods and services and factor services among different sectors of an economy। अब एक वर्ड सिंपल, एक फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अब हम किसी को रेंट पे करते हैं या हम सैलरीज पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं उस प्रोड्यूसर को काम के लिए। ठीक है, वो काम के लिए पे करते हैं। जैसे मान लीजिए, लेट अस अज्यूम आई एम ए प्रोड्यूसर, मेरी फैक्ट्री है, अब मैं फैक्ट्री में वेजेस पे करता हूँ सामने से। ठीक है, तो फैक्टर पेमेंट हो गई मेरे लिए। हमारे 4 जो हमारे को फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझ आ जाएगा। मैं एक फैक्ट्री वाला हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, एक ही हूँ इकोनॉमी में, और एक यहाँ एक बंदा और बैठा है, वो भी इकोनॉमी में, हम 2 ही लोग हैं। मैंने कहा चलो मैं फैक्ट्री स्टार्ट करता हूँ। अब मैं एक ज़मीन लेने के पैसे किसको दूंगा? इस सामने वाले पर्सन को। मैं कहूँगा यार ये ले, मेरे से पैसे ले ले और मुझे अपना लैंड दे दिया। अब फिर मेरे पास और पैसे हैं, मैं इस साथ वाले बंदे को कह रहा हूँ ले यार तू मुझसे, ये देखो मान लो यहाँ पे ना साथ में एक चेयर पे बंदा बैठा है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ले यार पैसे ले मुझे लैंड दे दिया। अब मैंने इसको फिर और पैसे दिए, मैंने कहा ये ले पैसे ले, मुझे लेबर दे दी। कैपिटल, मैंने कहा ले यार मुझे पैसे दे, मेरे से पैसे ले और मशीनरी वगैरह दे। कैपिटल का मतलब यहाँ पे मशीनरीज है, मशीनरी हो गई। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर, ये ले यार एक काम कर पैसे ले और कल से मेरी फैक्ट्री का मैनेजर भी बन गया। अब मेरे पास मान लीजिए लेटेस्ट सिस्टम 1 लाख थे, मैंने सारे इसको दे दिए। अब अल्टीमेटली प्रोडक्शन हो गई, सामान बन गया, रेडी हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ ले यार अब सामान बेचूँ किसको? ठीक है ना, सामान बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ ले सामान ले और मुझे मेरे पैसे वापस दे। तो इसी तरह से ना हम लोगों के बीच में फ्लो ऑफ इनकम घूमता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम घूमता रहता है, ऐसे घूमती है इकॉनमी। जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कोई चॉकलेट लेते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं। ठीक है, उससे सामान ले लेते हैं, तो हमने उससे पेमेंट करी, उससे गुड्स ले लिए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब 2 लोगों के बीच में इकॉनमी का घूमना। अब इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? सबसे पहले समझते हैं, इसमें आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ? They are owners of all factors of production. ठीक है, they receive income in the form of wages, rent, interest and profit. They also get some transfer payments from the government. They are the consumers of goods and services. They make consumption expenditure to business sectors. They also pay tax to the government. Savings by household sectors go to the capital market, bank, stock market, etc. Household sector exports its manpower to foreign sector. They make payment to foreign sector for whatever they import. Household sector का मतलब क्या हो गया? हम लोग, 1 मिनट के लिए आप एज्यूम करना हम लोग हैं हाउस होल्ड सेक्टर, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम काम करने जा सकते हैं, हमें जॉब चाहिए।
They receive income in the form of wages, rent, interest and profit. They also get some transfer payments from the government. We are getting some transfer payments from the government. हमें donations मिल जाती हैं, charity में पैसे मिल जाते हैं. They are the consumers of goods and services. They make consumption expenditure to business sectors. They also pay tax to the government. अपने आप को household sector मानो. सेविंग बाय हाउस होल्ड सेक्टर्स गो टू द कैपिटल मार्केट. हम ही जो पैसा सेव करते हैं वही बैंक में डालते हैं, स्टॉक मार्केट में डालते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपोर्ट्स इट्स मैन पावर टू फॉरेन सेक्टर्स. जो काम करने वाले लोग हैं, हम फॉरेन में भी जाएंगे. दे मेक पेमेंट टू फॉरेन सेक्टर्स फॉर वट एवर दे इम्पोर्ट. मेरे को बाहर से फ़ोन मंगवाना है, मैं हाउस होल्ड सेक्टर में उनको पेमेंट करूँगा. हाउस होल्ड सेक्टर्स मतलब हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स. फर्म्स, प्रोड्यूसर्स और बिजनेस सेक्टर्स, जो बिजनेसेस हम लोगों को हायर करते हैं. जैसे मैं हाउस होल्ड सेक्टर, मैं चला गया रिलायंस में काम करने के लिए. रिलायंस इज़ अ बिजनेस सेक्टर, ठीक है. दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर. दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड रिसीव इनकम फ्रॉम दैट सेक्टर. दे ऑब्टेन सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये बात हो रही है, मान के चलिए ये हूँ मैं सेल्फ, एक पर्सन जो जॉब चाहता है. ये रिलायंस है जो मुझे जॉब दे रहा है. सो इट इज़ अ बिजनेस सेक्टर, आई एम अ हाउस होल्ड सेक्टर. आई एम अ हाउस होल्ड, इट इज़ अ बिजनेस, ठीक है. They hire factors of production from the household sector. They produce and sell goods services to the household sector and receive income from that sector. They obtain subsidy from the government, ठीक है. They make factor payments to household sector and pay taxes to the government. Savings by firm also go to the capital market. They take loan from the capital market and invest in business sector. They earn export income. They make payments to the foreign sector to whatever they import. हाँ भाई, फॉरेन के लिए तो सबको ही पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी माल फॉरेन से मंगवाना है. तो ये हो गए हाउस होल्ड और बिजनेस. बिजनेस को क्या बोल लेंगे, फर्म भी बोल लो, प्रोड्यूसर भी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं. फिर आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स. गवर्नमेंट सेक्टर रिसीव्स डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फर्म्स. Government sector makes transfer payments to household sector and gives subsidies to business sectors like food subsidy, fertilizer subsidy, etc. Government savings also go to the capital market. अब बीच में आ गई गवर्नमेंट. देखो, हाउसहोल्ड, बिजनेस से मेरे बीच में बात चल रही थी, बीच में गवर्नमेंट आ गई. भाई टैक्स दो, भाई टैक्स दो. गवर्नमेंट सेक्टर रिसीव्स डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड. हम लोग अपने डायरेक्ट टैक्सेस भरते हैं ना, हाउस होल्ड वगैरह इनकम टैक्स भरते हैं. और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो फर्म्स भी भरती हैं. मतलब ये मैं हूँ. देखो ऐसे सोचो, ये हाउस होल्ड है, मैं हूँ, और ये बिज़नेस है. मैं अच्छा खासा बिज़नेस यानी रिलायंस है, मैं इसके पास बिज़नेस करने वाला, बीच में ये गवर्नमेंट आ गई. भाई दोनों तरफ से तुम भी टैक्स दो, तुम भी टैक्स दो, ऐसे करके. तो अच्छा, अब अगर हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर के बीच में चल रहा है, मेरे और रिलायंस के बीच में चल रहा है, सिर्फ एक घुमान फ्लो चल रहा है, तो उसको बोलेंगे टू सेक्टर इकॉनमी. अब मेरे और रिलायंस के बीच में गवर्नमेंट भी आ गई, इसको बोलेंगे थ्री सेक्टर इकॉनमी. अब मेरे, रिलायंस, गवर्नमेंट और बीच में फॉरेन सेक्टर भी आ गया, अब इसको बोलेंगे ओपन इकॉनमी या फोर सेक्टर इकॉनमी. क्लियर. चलिए अब अगला आते हैं फॉरेन एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. Rest of the world sector receives payments from the firms and households for their imports. Rest of the world make payments to the firms imports. हाँ, rest of the world sector receives payments from the firms. अब rest of the world abroad मान लो, हम अमेरिका से कुछ खरीद रहे हैं, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है. और फ्रॉम द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, हम इम्पोर्ट कराते हैं ना बाहर से. अब अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पेमेंट्स टू दी फर्म्स इम्पोर्ट्स. एक्सटर्नल सेक्टर एम्प्लॉयज मैन पावर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर एंड पेज फ्रॉम देम. इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मान लो, मैं बाहर से कुछ खरीद रहा हूँ, इंपोर्ट करा रहा हूँ, मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ. बाहर से अगर मैं बाहर के लिए काम कर रहा हूँ या कुछ भेज रहा हूँ तो एक्सपोर्ट हो गई मेरी सर्विसेज वगैरह, तो मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ. इसी को हम बोलते हैं NFIA. यही चीज़ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये NFIA है हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है हमारा, ठीक है. चलिए अब इन्होंने बोला टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो में भी ऑफ टू टाइप्स, रियल फ्लो, मनी फ्लो. इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. देखिए, रियल फ्लो का मतलब सामान का फ्लो ना. जब मैं गया दुकानदार के पास, मैं एक सेल्फ पर्सन हूँ, मैं गया रिलायंस के पास, ठीक है. मैं रिलायंस के ऑफिस में गया एज ए जॉब करने, मैंने उनको अपनी सर्विसेज दी, रियल फ्लो. उन्होंने मुझे पैसे दिए, मनी फ्लो, ठीक है मेरी बात. रियल फ्लो ना जब गुड्स और सर्विसेज के बीच में होता है. या मैं मान लीजिए मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैंने अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, रियल फ्लो ही. मैंने रिलायंस को अपनी सर्विसेज दी, रिलायंस ने मुझे इसके बदले पैसे नहीं दिए, रिलायंस ने मुझे एक गाड़ी दे दी, ठीक है. तो गुड्स दे दिए उसने मुझे, ये लो यार गुड्स ले जाओ, रियल फ्लो. अब इनकम फ्लो. इनकम फ्लो एज मनी फ्लो फ्रॉम शो फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. फैक्टर पेमेंट, जब मेरे को फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया और मैंने उनको सामान दिया. जैसे देखो, मेरे को रिलायंस ने मेरे पैसे दिए, फिर मैं रिलायंस से कुछ खरीदने चला गया उनके शोरूम पे और मैंने उनको फिर पेमेंट कर दी, प्राइस फॉर गुड्स.
तो ये हमारा चल रहा है, एक होता है रियल फ्लो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का फ्लो चल रहा है, एक होता है मनी फ्लो जिसमें हमारा मनी के बीच का फ्लो चल रहा है, इनकम फ्लोज मनी फ्लोज वगैरह, ठीक है। अब हमारे आएंगे 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर वाले, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। चलिए, 2 सेक्टर मॉडल। 2 sector model of circular flow. An economy consists of households and firms. Households, the supplier of factor services to the firms, receive their rewards in form of wages, rent, interest. Simple भाषा में बताता हूँ। 2 sector flow, 3 sector flow और फिर एक हमारा 4 sector model, ठीक है। फिर सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस ये लीकेज इंजेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल्स, ठीक है ना। फिर इसके आगे कंटिन्यू। जस्ट आप लोग मुझे 10 मिनट्स देंगे, आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद मैं आपको यहीं से कंटिन्यू लूँगा। मैंने आपसे कहा ना, जब जब मुझे टाइम मिलता जाएगा जस्ट ऑन योर नोटिफिकेशन, आपको सारे दिन में कम से कम मैं 20 बार आऊँगा लाइव, और उस 20 बारी में हर बार में मैं थोड़ा चैप्टर आपको करा के चला जाऊँगा। सो जस्ट यू हैव टू मेक योर मोबाइल नोटिफिकेशन ऑन रखो और उसके बाद पढ़ते चलो। सिंपल, पढ़ाने वाला तो कहीं से भी पढ़ा सकता है।